सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो आपको पता ही है कि हमने कल सामान्य अध्ययन का है ना जीएस का जनरल स्टडीज का जो है एक सेशन करा जिसमें मिक्स क्वेश्चन थे। तो आज ये दूसरा सेशन है जिसमें कि 20 करीबन आपके क्वेश्चन होने वाले हैं और इन सवालों के साथ में थोड़ा बहुत मैं आपको एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा। तो आप लोग पेपर का पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरीके से सवाल आते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्य की अवधि कितनी के लिए चुने जाते हैं। तो आपको पता है कि 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2 वर्ष में एक तिहाई जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं भाई, सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सेवानिवृत्त, रिटायर हो जाते हैं भाई। अच्छा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है आपको पता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। और इसके जो हैं कुल सदस्य 250 होते हैं। मतलब किसमें आपके राज्यसभा में, जिसमें से 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं ये? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। अगला सवाल की बात करूं तो कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो देखिए 324 से है ना 329 तक जो है आपका चुनाव आयोग आता है। क्या आता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में पता हमें चलता है। तो उसी में जो 326 है, है ना, उसमें ये कहा गया वयस्क मताधिकार के बारे में कहा गया। और आपको पता है कि 61 में संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 से जो उम्र थी वोटिंग की वो क्या कर दी गई? 18 कर दी गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो आपको पता है कौन सा किया जाता है भाई? बंदी प्रत्यक्षण, है ना। अगर मान लो किसी ने आपको अवैध रूप से, पुलिस ने आपको पकड़ रखा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप आपकी जो 24 घंटे में आप लोगों को क्या मजिस्ट्रेट के सामने या लोकल कोर्ट के सामने क्या प्रदर्शित करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके अकॉर्डिंग में आपको यह अधिकार दिया गया। तो यह अधिकार कौन से उसमें आता है? आर्टिकल 32 में, जिसको कि संविधान की आत्मा भी कहा गया है। रिट या समादेश जारी कर सकता है आपका कौन? जो आपका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय करता है आर्टिकल 32 के, जबकि उच्च न्यायालय करता है 226 के अकॉर्डिंग रिट जारी कर सकता है। तो जैसा परमादेश होता है, तो परमादेश में क्या होता है कि कोई पदाधिकारी है, मान लो कोई पदाधिकारी है और वो अपने कार्यों, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है, मतलब उसको जो काम करना चाहिए, जिसके लिए वो पद मिला है उसे, वो काम नहीं करता है, तो परमादेश जारी करता है कौन? आपका उच्च न्यायालय, है ना। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध का मतलब हुआ करके कि कोई न्यायालय है मान लो, है ना, और कोई न्यायालय किसी में कुछ सुनवाई कर रहा है, कोई क्षेत्र है मतलब ऐसा जहाँ पे छोटे न्यायालय, जैसे कि आपके अधीनस्थ न्यायालय हो गए या सबॉर्डिनेट जो भी न्यायालय होते हैं, या जिला जिला में स्थित जो न्यायालय हो गए, वहां पे मान लो अगर कोई केस चल रहा है, तो उसको बोलेगा वो कि ये तुम्हारे क्षेत्र पे नहीं आता है, तुम यहाँ से इस केस को क्या मुझे क्या करो, रेफर करो। तो वहां पे प्रतिषेध आता है जब उच्चतम न्यायालय जो है छोटे न्यायालय को आदेश देता है या उच्च न्यायालय आदेश देता है, दोनों में से कोई सा भी देगा। तो अधिकार परीक्षक की बात करूं मैं, तो मान लो कोई पदाधिकारी है ना, और कोई वैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो वैधानिक पद पे बैठा हुआ है पर उसको अधिकार नहीं है उसको बैठने का। तो तब उच्च न्यायालय उसको बोलेगा कि आपको इस पे कोई अधिकार नहीं है बैठने का, क्योंकि आप वैधानिक तौर पे क्या नहीं है भाई, इस पे बैठने के योग्य नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है कि संघ लोक सेवा अगर राज्य है तो राज्यपाल करेगा, और अगर केंद्र है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, है ना। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है? तो आपको पता है ये नीति निर्देशक तत्व में आता है, आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करी जाएगी, है ना। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव, है ना, सदन के किसी भी सदन में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए क्या होता है कि अगर महाभियोग लाते हैं तो कौन सा? आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग लाते हैं। और अगर आप ला रहे हैं तो 1/4 जो सदस्य हैं उनके साइन होने चाहिए। और 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को ये बताना पड़ेगा कि हम आपके विरुद्ध क्या ले जा रहे हैं? महाभियोग ला रहे हैं। अगर मान लो किसी भी सदन में, और ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, मतलब उच्च सदन या निम्न सदन, राज्यसभा या लोकसभा में लाया जा सकता है। और अगर ये बाई चांस 2/3 से क्या हो गया? पारित हो गया ये, है ना, जो ये महाभियोग है,
तो राष्ट्रपति को अपने पद से क्या हटना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर था वो है भाई 1/4। 2/3 कब होगा, जब उनको हम हटा देंगे पूरी तरीके से, मतलब जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो सिर्फ बताने की है। पंचायती राज से संबंधित निम्न में से मतलब एक आपने ऑर्डर पे लगाना है। तो आपको सबसे पहले पता ही है कि बलवंत राय मेहता समिति जो थी 57 में आई थी, और ऑप्शन सिर्फ इसमें एक ही है। तो बलवंत राय मेहता 57 में आई थी। ये मेहता वाली जो थी, अशोक मेहता वाली, ये 77 में आई थी। और ये एल एम सिंघवी 86 में आई थी, 1986 में। और उसके बाद शायद ये 88 में आई थी। कौन? जीवी के राव। तो ये वाला ऑप्शन क्या आपका सही है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का, तो कौन से वाला करता है भाई? 213। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन सा भाई? 123 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी कर सकता है। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करा गया? तो ये करा गया है 42वें संविधान 1976 द्वारा, जब पंथ निरपेक्ष, है ना, पंथ निरपेक्ष, है ना, जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या जोड़े गए। और इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्य भी क्या जोड़े गए? क्या जोड़े गए? मूल कर्तव्य। 44वें की बात करूं तो 44वें संशोधन में एक बहुत अहम चीज करी गई कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, उसको मूल अधिकार से हटा करके 300 कौ में क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। तो आपका जो संपत्ति का अधिकार होता है वो क्या है? विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है। निम्न में से कौन सा संविधान मतदान की आयु को कम करने के लिए संबंधित है? तो अभी पढ़ाया मैंने 61 वाला, ये 21 से क्या कर दिया इसने? 18 कर दिया। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित वर्षों में किसमें भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई? तो आपको पता है कि ये थे फैजल अली के उसमें गठन करा गया। और पहला कौन था भाई? आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की संख्या नहीं पाई जाती? तो वही नागालैंड में क्या है? अनुसूचित जनसंख्या नहीं पाई जाती है। जनसंख्या विस्फोट कब होगा भाई? जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब उच्च जन्म दर और निम्न क्या होगा? मृत्यु दर होगी। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई आप सभी को पता है कि कितनी है? 7516.6 है। जब हम किसको भाई? 7516 जब हम किसमें? अंडमान और निकोबार को भी ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि में कितनी है? 6100 किलोमीटर है। मतलब अंडमान निकोबार इसमें नहीं है। अंडमान एंड निकोबार इसमें नहीं है। और जो सबसे तटीय रेखा है, तट रेखा जो सबसे बड़ी है, और किस राज्य की है? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज। और आपको पता है कि कोयले की सबसे उच्चतम जो होता है वो क्या होता है? एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एंथ्रेसाइट। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1946 को गठित करके मुख्यालय इसका कहाँ है? नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति के आयोग के प्रथम सभापति थे? कालेकर साहब थे। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग एक पिछड़ा आयोग बना सकता है, आदेश दे सकता है। और इस पिछड़ा आयोग में एक क्या अध्यक्ष होगा? तो पहले कौन थे भाई? काका साहेब कालेकर। टिहरी रियासत जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, इसका विलीनीकरण जो है 1949 को भारत के साथ कर दिया गया। तो ये कुछ सवाल थे, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं आपके क्योंकि एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स में। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।